दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सवालों को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 36 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 1080 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे बेहतर तैयारी का कोई साधन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, ये क्लास अगर आप देखते हैं तो चाहे आप पीआरटी का पेपर दे रहे हो, मिडिल का पेपर दे रहे हो, टीजीटी का दे रहे हो या फिर पीजीटी के दे रहे हो, सारे सवाल दोस्तों आपके कवर हो जाएंगे। आइए आप थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह के सवाल हम इस सीरीज में अपने पास शामिल रखते हैं। एक दोस्तों हमने स्पेशल बैच भी बना के रखा है। कहीं भी दोस्तों आपको लगे कि हिंदी में तैयारी में दोस्तों चूक हो रही है तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक बार आप इस बैच को पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जहां हिंदी विषय के सवाल आएंगे ना, फिर आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना। एक बैच आपके लिए दोस्तों परफेक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 4 के 4 एग्जाम तो आप कवर कर लेंगे, साथ ही साथ भारत का कोई भी एग्जाम, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। एक बार आप पढ़ के देखो, खुद ब खुद आपको लगेगा। सवाल स्टार्ट किया जाए, आज के सवालों को पढ़ा जाए, देखा जाए। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य का दद्दा किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का नहीं दोस्तों, हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य में दोस्तों दद्दा उपनाम दोस्तों किसका है? दद्दा किसे कह के बुलाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जयशंकर प्रसाद जी को या फिर मैथिली शरण गुप्त जी को। तो याद रखिएगा दद्दा किसे कहा जाता है दोस्तों? दद्दा कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। किसे कहा जाता है? दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी को कहता है। एक तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं जहां से सवाल पूछता है। ठीक है, एक रचना दोस्तों भारत भारती, याद रखेगा एक रचना है भारत भारती। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपसे कभी परीक्षा में भारत दुर्दशा पूछे, क्या पूछे? भारत दुर्दशा, तो याद रखेगा ये भारत दुर्दशा जो है ना, ये भारतेंदु जी की रचना है। किसकी रचना है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत भारती लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध दोस्तों यह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये मैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बता रहा हूं। इसी तरह से जय से याद रखेगा जय भारत। ठीक है, जय भारत यह किसकी रचना दोस्तों? यह भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ये कुछ रचनाएं आप दिमाग में रखेंगे, कंफ्यूज मत होएगा। भारत भारती अलग रचना है, भारत दुर्दशा अलग रचना है। जब एक टीचर इस तरह का सवाल देके आपको कक्षा में पढ़ाएंगे, आपको जवाब क्या है ये बताएंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है इस पर चर्चा होगा, तब जानिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और ये जो हमने बैच बनाया ना, उस बैच में हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया भी गया है और इसी तरह से दोस्तों उसमें सवाल जवाब भी आपको बना के दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, करा काल विभाजन और नामकरण करने वाला दोस्तों पहला लेखक कौन था? ठीक है, सबसे पहले किस लेखक ने काल विभाजन किया और दोस्तों नामकरण करने का दोस्तों प्रयास किया है, यह आपको बताना है। इस मामले में पहला लेखक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे गारसा दत्तासी, बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा गारसा दत्तासी दोस्तों ये फ्रांसीसी लेखक था। ठीक है, जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, किसका दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दोस्तों प्रयास किया है। यह आप याद रखेंगे, इसलिए जानते हैं। आपका आज का जवाब है दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हां दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, ठीक है, ये बहुत बड़े दोस्तों भाषाविद थे और आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा उसके काल विभाजन और नामकरण के लिए दोस्तों पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। यह आपका जवाब बिल्कुल नहीं है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका उत्तर इस सवाल के लिए सही विकल्प है। आगे देखिए, करा बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ठीक है, मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने रसाल। इस पंक्ति के दोस्तों रचयिताकार कौन है? कौन इसकी रचना दोस्तों किसने किया है यह आपको बताया। क्या केशवदास जी ने कहा है? बिल्कुल नहीं। भारतेंदु जी ने? बिल्कुल नहीं। यह रचना दोस्तों, ये जो लाइन है इसे लिखा है मीराबाई जी ने। ठीक है, मीराबाई जी की कुछ रचनाओं को याद रखेगा। राग गोविंद, जी हां दोस्तों, सबसे फेमस दोस्तों इनकी रचना है राग गोविंद, राग गोविंद। ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा नरसी जी का मायरा। क्या दोस्तों? नरसी जी का मायरा। ठीक है, और इसी तरह से राग गोविंद और राग सोरठा भी दोस्तों आप याद रखेंगे। राग गोविंद, राग सोरठा, ये दोनों दोस्तों मीराबाई की कृति है। और नरसी जी का मायरा जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी दोस्तों मीराबाई की रचना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, इस तरह से सवाल आता है कि बताइए ये पंक्ति जो है ये किसकी है, इस तरह से लाइन देता है एग्जाम में। ठीक है, कर देवनागरी लिपि का
सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों कहां पे हुआ था, देवनागरी लिपि का पहला यूज दोस्तों कहां हुआ था? तो याद रखेंगे पहला ऑप्शन दे रहा है ध्रुवराज के राज्यादेश में। ध्रुवराज जो थे दोस्तों ये बड़ौदा के राजा थे। कहां के राजा थे दोस्तों? यह बड़ौदा के राजा थे, उनके राज्यादेश में कह रहा है। जयभट्ट के शिलालेखों में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, आमिर खुसरो में। तो याद रखेगा दोस्तों यहां ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जयभट्ट के शिलालेख में पहली बार दोस्तों याद रखेगा सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों देवनागरी का कहां मिलता है? तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट का संबंध दोस्तों गुजरात से, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों उसके बाद ध्रुवराज को भी याद रखेगा। इसी तरह दोस्तों एक चीज और याद रखेगा, परीक्षा में कभी भी दे दे दोस्तों चित्रकूट के राजा के बारे में, तो चित्रकूट के राजा भी दोस्तों इस लिपि में जो है काम करते थे, ठीक है, वहां भी दोस्तों अभिलेख मिले हैं। प्लस दोस्तों दंती दुर्ग यार नाम सुना ना, वो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, तो जो राष्ट्रकूट वंश के नरेश थे, ठीक है, वो भी दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा भी दोस्तों देवनागरी का यूज किया गया। तो ये 3-4 बातें हैं, ये सब आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ना घूम फिर कर ये बातें यहीं से दोस्तों पूछ ली जाती हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि जिस लिपि में हम लिख रहे हैं देवनागरी लिपि, ये लिपि को सबसे पहले यूज किसने किया? एकदम सिंपल सवाल है। एक सवाल और पढ़िए दोस्तों, करा रूठी रानी। रूठी रानी दोस्तों किसकी रचना है? बहुत सोच समझ के बताइएगा, रूठी रानी किसकी रचना है? वैसे जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे राव मालदेव की रानी जो थी दोस्तों, उन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह तो रचना के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यह आपका जवाब बिल्कुल भी नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है दोस्तों झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। तो यह भी दोस्तों रूठी रानी संबंध नहीं है। इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, ठीक है, रानी केतकी की कहानी, वो दोस्तों इनकी रचना है। और मृगावती का नाम सुना होगा दोस्तों, ये तो कुतुबन की रचना है, ठीक है। तो जो जवाब होगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा मुंशी प्रेमचंद। जी हां दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना दोस्तों रूठी रानी आप नहीं जानते होंगे। और इनकी एक अधूरी रचना का नाम क्या है बताइए? कौन सी रचना इनकी अधूरी रह गई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र जो रचना थी वो इनकी अधूरी रचना थी। बाकी नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ये सब दोस्तों इन्हीं की रचना, बूढ़ी काकी, ठीक है, गोदान गबन, ठीक है, करबला, ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये सब इन्हीं की रचनाएं, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। प्रेम की बेटी, ये सब इन्हीं की रचनाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है पापा पाप। पापा पाप में दोस्तों आपको समास बताना है। आप कहेंगे सर बड़ा अजीब सा शब्द लिखा है पापा पाप। अजीब नहीं भाई, इसको आप समास विग्रह करेंगे तो 2 शब्द मिलेंगे, पाप धन अपाप, ठीक है। अपाप का संबंध दोस्तों किससे है? तो अपाप का मतलब पुण्य हो जाएगा, ठीक है। तो पापा पाप जो दिया दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है पाप पुण्य। क्या लिखा हुआ है? पाप पुण्य लिखा हुआ है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ऐसा दे रहा है। और ये दोनों दोस्तों अपने आप में सार्थक शब्द हैं। जहां पर दोस्तों दोनों शब्द की प्रधानता देखने को मिलती है वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सत्यासत्य लिखता है। सत्यासत्य मतलब सत्य और असत्य की बात करता है, तो उसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दे रहा है। जब दोनों पदों की प्रधानता है तो सीधा सीधा आप द्वंद्व समास जवाब दीजिए, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। करा पर नारी। पर नारी में दोस्तों समास क्या होगा बताइए, ठीक है। पर नारी, अब देखिए यहां पे 2 बात है। आप सोचेंगे पर लगाकर दोस्तों बहुत सारे शब्द निर्मित किए जा रहे हैं, जैसे पर नारी हो गया, पर पुरुष हो गया ना। तो आप ये सोच करके, बहुत सारा बच्चा सोचेगा क्या सर यहां अव्ययी भाव समास हो सकता है, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों कि यह कोई उपसर्ग नहीं है, इस वजह से अव्ययी भाव समास मत कहिए। यहां पे जो सवाल दे रहा पर नारी, इसका पर मतलब होता है दूसरी और नारी मतलब होता है स्त्री, दूसरी स्त्री से दोस्तों यहां संदर्भ है। और ये बता रहा है दोस्तों कर्मधारय समास को। क्यों? यहां विशेषण विशेष्य का कांसेप्ट आएगा, न कि अव्ययी भाव समास। कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपके दिमाग में जो चल रहा था खिचड़ी पक रही, तो मैंने पहले ही रिलीज कर दिया, ठीक है। जो जवाब है दोस्तों कर्मधारय समास होगा, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए आप, ठीक है। परीक्षा में टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बना के चल रहा हूं, क्योंकि ये मैं हमेशा मान के चलता हूं कि मैं जितना स्पीड में पढ़ाऊंगा बच्चे परीक्षा में वैसा ही परफॉर्म करेंगे। भाई आपको यही आदत तो पड़ेगी। अब जो बच्चा शुरू से जुड़ा होगा, आधे घंटे अमूमन उसके लिए पर्याप्त है। क्या? इस पूरे हिंदी को सवाल अटेंड करने में, वो भी डिस्क्राइब करने के साथ। भाई अगर हमको टिक करना हो खाली, तो मुझे लगता है 5 मिनट काफी है। हाँ, 5 मिनट बहुत ज्यादा समय है, मतलब 2-3 मिनट में सब हल हो जाएगा। 2 मिनट में पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब हम अपने आप को इतना
जो है बड़ा नहीं साबित कर सकते कि नैनो सेकंड में हल कर दें, ठीक है। नैनो सेकंड देखते ही उत्तर पता चल सकता है, लेकिन टिक करने में समय लगेगा, गोला भरने में समय लगेगा, इतना समय तो लगेगा ही लगेगा ना। आगे ये करा पितृड़। पितृड़ दोस्तों थोड़ा गलत लिखा है, एक्चुअली पितृड़ ना कोई टाइप कर नहीं सकता, कोई माइक लाल इसको टाइप कर नहीं सकता नॉर्मल फॉन्ट में। पितृड़ देखिए लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी अक्षर कहां टाइप होगा, और अगर मैं कहूं दोस्तों शुद्ध रूप से ना, तो ये जो मैं लिखा हूं दोस्तों पितृड़ यही शुद्ध है, ठीक है। लेकिन आप जहां कहीं मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा, ये गलत है, ठीक है। पितृड़ ऐसे लिखा जाएगा। सर ऐसे क्यों लिखा जाता है? देखिए दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक शब्द है पितृ, तो यहां री आता है। भाई पितृ में री दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर दिख रहा है। दूसरा शब्द है दोस्तों ऋण, पितृधन ऋण, तो यहां भी री है। तो जब दो बार री लिख गए तो री और री, जब आप छोटी ई और छोटी ई को मिला करके बड़ी ई बनाते हैं तो आपको कोई मना करता है कि मत बनाइए? या आप कभी छोटा ऊ को मिला के बड़ा ऊ बनाते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि कैसे बना होगा? उसी तरह से जब दो बार री मिलता है तो यहां पर दोस्तों ये बड़ा री बन जाता है। क्या बन जाता है? कैसे बड़ा री बनेगा? ऐसे फिर ऐसे, दो बार री आ जाता है। इसको दीर्घ री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ री। इसी तरह से री भी बनता है, ल के नीचे री बनता है, वो भी दो बार बनता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसके वजह से ऐसा हो जाएगा। तो जहां कहीं दोस्तों दीर्घ मात्रा होती है वहां संधि भी क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। समझ में आ रहा है? कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप ध्यान देंगे तो अपने आप दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा शयन। देखिए मैं आपको समझा दूं एक बार, शयन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा से धन अन, ठीक है। से धन अन बराबर शयन, ठीक है। और याद रखिए कभी भी अय आ जाए या कभी भी आय आ जाए, कभी भी अव आ जाए या कभी भी आव आ जाए तो जवाब हमेशा दोस्तों अयादि स्वर संधि होता है। तो यहां उत्तर तो दोस्तों अयादि है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां हमेशा बीच में य या व ही आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। क्यों? अय आय अव आव में दोस्तों मात्रा के साथ अ य या व तो आना ही पड़ेगा। तो जैसे शयन लिख दिया, जैसे शयन की जगह मान लीजिए पवन लिख दिया होता, या पवन की जगह पावन लिख दिया होता, या दोस्तों और क्या इस तरह से कुछ भी शब्द बना दिया होता, चाहे वह लगा के बना दिया होता चाहे यह लगा के बना दिया होता। तो दोस्तों हमेशा ऐसे शब्दों में क्या होता है? अयादि स्वर संधि होता है। इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर, ठीक है। जानी श्याम, अब इसका थोड़ा सा अर्थ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जानी मतलब जानकर, श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण जानकर, जान श्याम मतलब बादल, कृष्ण नहीं। जानी श्याम घन श्याम को, ठीक है। यानी बादल को जो मोर है ना, वो बादल को, वो कृष्ण को, समझिए पहले बात को, पहले मैं अपने समझा दूं फिर इसको बताऊं, नहीं तो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कहानी है जिसमें मोर है, मोर। यहां देखिए मोर मतलब यहां लिखा ना वन मोर, ठीक है। वन में रहने वाले जो मयूर होते हैं मोर, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो मोर दोस्तों क्या है कि वो कृष्ण को आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनको भ्रम हो गया है। उनको लगा कृष्ण जी का चेहरा कैसा? सांवला। उनको भ्रम हो गया कि ये कृष्ण नहीं है, ये तो काले बादल हैं जो अभी वर्षा करने वाले हैं। और आपको तो पता है कि बरसात होते ही मोर क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। तो ही लिखा है कि जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, यानी श्याम को क्या समझ बैठे? बादल समझ बैठे, ठीक है, और लगे नाचने, जबकि वो कृष्ण भगवान स्वयं वहां पे थे, बादल नहीं था, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पुनरोक्ति नहीं। बच्चा सोचेगा श्याम घन श्याम, लगता पुनरोक्ति है, वक्रोक्ति नहीं, दृष्टांत नहीं, मानवीकरण नहीं, यहां भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो गया है मोर को, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर आएगा। एक शब्द मुझे बताइए, ये सवाल पढ़कर ना बहुत एक्सीडेंटल सवाल है। ये सवाल पढ़कर आपको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि होगी कि सर हमने क्या ही पढ़ा आज तक। एक शब्द दे रहा हूं आपको, स्वच्छंदता। आपको बताना स्वच्छंदता का अर्थ क्या होगा। स्वच्छंदता का अर्थ आपको बताता है। बच्चा अपना दिमाग खर्चा कैसे करेगा एग्जाम में? स्व मैच कर रहा है। सर स्व से स्वच्छता कर लें क्या? एकदम उसी जैसा लिखा है। नहीं बेटा ये नहीं होगा। तब सर ना पक्का स्वतंत्रता होगा। ले भाई ये भी नहीं होगा। सर स्वच्छ, शुद्धता की बात कर रहा है सर, वो मिस्टेक हो गया था दो। सर शुद्धता को ही तो पवित्रता कहते हैं। और बताओ, स्वच्छंदता मतलब होता है मनमानी, ठीक है। स्वच्छंदता का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? याद रखेगा, इसका अर्थ होता है मनमानी। क्या होता है दोस्तों?
मनमानी, ठीक है। तो याद रखेगा, ये मैं स्वच्छंदता का अर्थ बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से हिंदी में जानते ही नहीं हैं कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। तो रोज अब क्लास में हम अगले कुछ दिनों तक इस तरह के सवाल भी देखेंगे जो हिंदी के कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखिए, कर है कुसुमेश। कसुमेश दोस्तों, कई जगह पे दोस्तों कुसुमेश लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कुसुमेश लिखा रहता है, बट दोस्तों ये गलत है। जो सही है वो होना चाहिए कसुमेश, जो लिखा हूं मैं, ठीक है, कसुमेश। कसुमेश दोस्तों किसका पर्यायवाची है? बच्चे के दिमाग में आता है सर कुसुम पुष्प को कहा जाता है। बिल्कुल भैया सही आप कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुसुम कहा जाता है ना, कसुमेश तो कहा नहीं जाता है, ठीक है। सर लगता है पुष्प जो होता है मुलायम होता है, ठीक है। सर ये कोई वज्र तो नहीं है, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। कामदेव का दोस्तों पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का पर्याय। कामदेव को क्या क्या कहते हैं? कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को स्मर कहते हैं, कामदेव को दोस्तों अनंग कहते हैं, कामदेव को दोस्तों पुष्प धनवा कहते हैं, पुष्प धनवा, ठीक है, पुष्पन धवा, ठीक है, पुष्पन धनवा कहते हैं, ठीक है। इन्हें दोस्तों पंचसर कहते हैं, 5 बाण एक साथ चलाते थे। इन्हें दोस्तों रतिनाथ कहते हैं, रतिनाथ, रतिपति। ये सब दोस्तों कामदेव की पर्यायवाची है। तो ये सब आप याद रखेंगे, परीक्षा में यहां से बहुत ज्यादा सवाल आता है, पर्यायवाची वाले सवाल हैं। और इनको पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बैच में आइए, मैंने वहां बहुत सारी ट्रिक दे रखी है, ठीक है, उससे पढ़ लीजिए। आगे तेरा दोस्तों छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का विलोम बताना है। आपको पता है कि छिद्रान्वेषी कहते किसे हैं, ठीक है। जो छिद्रान्वेषी का मतलब है जो दूसरों में दोष ढूंढता हो, ठीक है, जो दूसरों में दोष ढूंढता हो, ठीक है, ढूंढता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। और छिद्रान्वेषी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? दोष का उल्टा की प्रशंसा करो दूसरों की, यहां तो यहां प्रशंसक कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी दोषी, कर्मठ, पूर्णता या भरा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा हो सकता है एग्जाम में दिमाग काम करे, ये भैया छिद्र माने छेद, तो इसका मतलब है भर दोष को, ठीक है, भरा हुआ कर लो, पूर्णता कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को रोकिए, उसको बहने न दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, एक वस्तु जो किसी दूसरे के यहां रखी हुई लेकिन उसकी नहीं हो, किसी अन्य की वस्तु है, उसे क्या कहते हैं? परवर्ती। परवर्ती दोस्तों गलत लिखा है, परवर्ती का विलोम हो जाता है पूर्ववर्ती, ठीक है। बपौती भी नहीं, थाती दोस्तों कहा जाता है, थाती, वर्तिका नहीं, प्रवस्तु नहीं। इसे 2 नाम से जानते हैं, या तो आप इसे थाती बुला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरों के पास रखी हुई वस्तु के लिए 2 शब्द आता है, या तो दोस्तों थाती कहा जाता है, या तो दोस्तों धरोहर कहा जाता है, धरोहर, हाँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, थाती या धरोहर। तो मुझे पता था धरोहर दूंगा तो आप बता देंगे, मैंने कहा नया शब्द देते, मैंने थाती दे दिया, बच्चा कंफ्यूजन में कर दिया गड़बड़। आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठो, अपने आप समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई, अपने आप आपको जो आइडिया लग जाएगा। कह जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? विलक्षण। ने भी इससे कोई मतलब। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम मतलब क्या हो जाता है? जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए दोस्तों अनुपम शब्द होता है। यहां असाधारण हो जाएगा, लोकातीत नहीं, पार्थिव नहीं। पार्थिव मतलब है जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव, ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पार्थिव कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका जवाब होगा ये लोकातीत भी नहीं होगा, असाधारण आपका जवाब होगा। जरा आप अपने कॉपी में देखिए कि आपने क्या जवाब दिया है। आगे देखिए, करा विहंगम दृष्टि, आपको इसका अर्थ बताना है विहंगम दृष्टि का। सर ये पक्का हम सही बता देंगे, पैनी नजर रखने की बात हो रही है, बिल्कुल सही है भैया, मान गए आप, गजब पढ़ाई करते हैं, 1 नंबर का, बहुत बढ़िया। ले अब बताओ सर, विहंगम लगता है कि आंख फूट गया है, अंधी दृष्टि नहीं भैया, सर बुद्ध बनिए, बुद्ध, सम्यक दृष्टि की बात कीजिए, सत्य है, मारिए टिक कर दें, सोच समझ बताइए, गलत है। तब क्या सर? सर अब तो गहरी दृष्टि कर लें, ये दिमाग में आ रहा, आखिर ये भी नहीं। क्या होगा दोस्तों? सरसरी दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, सरसरी निगाह, विहंगम दृष्टि। देखिए कभी कभी किताबों के ऊपर लिखा रहता है विहंगम दृष्टि, विहंगावलोकन। क्या लिखा रहता है? विहंगावलोकन। एक नजर खाली आप देख लीजिए, ठीक है, एक नजर वाली बात आती है, तब दोस्तों उस हिसाब से आप इस पे जो है अपना ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे आप पैनी नजर भी कर सकते हैं, लेकिन
पैनी मत कीजिए। पैनी आप कर सकते थे, लेकिन 1 नंबर पे दोस्तों आप ये वाला आंसर दीजिए, 2 नंबर पे दोस्तों आप कर सकते थे कि हाँ अगर ये नहीं ऑप्शन में होता तब दोस्तों हम पैनी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन दिया है ऑप्शन में तो फिर उस पर सोचने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करा भयभीत होना के लिए एक मुहावरा ढूंढिए। भयभीत होना, इसके लिए दोस्तों क्या मुहावरा है? करा कलेजे पर सांप लौटना। आपको लग रहा होगा कलेजा पर सांप आ गया तो बहुत डरने की बात कर रहा है, नहीं, कलेजा पर सांप लौटना है बिल्कुल नहीं, ठीक है। कलेजे पर पत्थर पड़ना है तो निर्दयी होने की बात हो रहा है, ठीक है, निर्दयी होने की। कलेजा धक धक करना, इसका मतलब होता है क्या? भयभीत होना। कलेजा मुंह को आना नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका भी नहीं। 3 नंबर वाला जवाब है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, मैं बता रहा हूं बहुत गजब गजब के सवाल हैं। गलतियां आपसे होंगी लेकिन अपने आप को संभालिए थोड़ा, ठीक है। कारण नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ बताइए। ये लोकोक्ति है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। इसका अर्थ आपको बताना। नीम हकीम खतरे जान। करा डींग हाँकना, नहीं, डींग हाँकने का मतलब डपोर शंख होता है, ठीक है। बीमारी का गलत इलाज होना, नहीं। खतरनाक चीजें नहीं। अल्प विद्या भयंकर, ठीक है। अल्प विद्या, कम ज्ञान दोस्तों बड़ा भयानक होता है समझ रहे हैं? उसी के लिए कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। नीम हकीम, अगर पढ़े लिखे लोगों से दवाई नहीं लेंगे, नीम हकीम के चक्कर में रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है ना। तो अल्प ज्ञान क्या होता है? भयानक होता है। उसके लिए दोस्तों ये लोकोक्ति यूज किया जाता है। मैं आपसे विश्वास दिलाऊं आपको, आप एक बार बैच में आओ, आप एक बार डेमो देखो, मत परचेज करो। हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। आप एक बार डेमो तो देख के रेडी रहो। आप स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां आइए, बीपीएससी का आपको बैच दिखेगा, बीपीएससी का बैच ओपन कर लीजिए। उस बैच में दोस्तों डेमो दिया होगा तो आप डेमो खाली देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, अपने आप जो है आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए, समझिए और हल कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले में। अगला दे रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों पुल्लिंग है? जो शब्द दोस्तों पुल्लिंग हो बताइए। मैंने आपको तरीका दिया था पुल्लिंग स्त्रीलिंग पे काम करने का। मैंने कहा था लिखिए, एक तरफ पुल्लिंग लिखिए, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखिए। अब जहां पुल्लिंग है दोस्तों, यहां आप ऊपर दोस्तों मेंशन कर दीजिए एक विशेषण शब्द अच्छा, और इसके ऊपर दोस्तों अच्छी शब्द, ठीक है। जैसे शांति अच्छी होती कि अच्छा होता? अच्छा शांति तो होती नहीं है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? शांति अच्छी होती है। कचौड़ी भी दोस्तों अच्छी होती है। लज्जा भी दोस्तों आती है, आता है नहीं, लज्जा आती है। बताइए, लज्जा आता है या आती है? बताइए, लज्जा आता है या आती है? आप कहेंगे सर लज्जा आती है, तो इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छी सुबह होती दोस्तों, अच्छा सुबह होता नहीं। स्त्रीत्व तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर यहां सवाल स्त्री का होता, स्त्री का होता दोस्तों, तब याद रखिए स्त्री शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन स्त्रीत्व जो शब्द है दोस्तों, ये पुल्लिंग है। अब बच्चा ना दिमाग नहीं लगा पाता, एग्जाम टाइम फेल हो जाता उसका दिमाग। उसको लगता है कि कुछ तो हम ही से गड़बड़ हो रहा है, वो इसमें से कुछ चूज करता है, ये मान लेता है कि कंफर्म जो है 5 नंबर वाला उत्तर नहीं है, ये कंफर्म मान लेता है। उसको एक ज्ञान हो जाता है अंदर से कि इसको नहीं देखना है, ठीक है। और जबकि उत्तर वही था। पहचानने में आपसे भूल हुई तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा आज विद्यालय खुला होगा, आज विद्यालय खुला होगा, इसमें कौन सा काल है? मामला तो देखिए वर्तमान काल का ही है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा काल है? अब बच्चा सोचेगा सर पूर्ण वर्तमान कर लें, क्या कर लें? पूर्ण वर्तमान। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, पूर्ण वर्तमान तो एकदम नहीं है। क्यों भाई? खुला होगा की बात कर रहा है, तो दोस्तों होगा मतलब क्या? वो संभावना बता रहा है। संभावना या संदेह? बताइए, खुला होगा यह संभावना है या संदेह है? अब यहां आइए, 1 मिनट रुकिए यहां पे, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे कि संभावना या संदेह? तो देखिए, आज विद्यालय खुला होगा, हो सकता ना भी खुला हो, तो भाई आप संभावना कैसे कहेंगे? संभावना तब आप कीजिए जैसे शायद शब्द लिखा हो, शायद विद्यालय खुला हो, तब दोस्तों संभावना है। लेकिन अगर शायद वगैरह नहीं लिखा है तो संभाव्य से बेटर ऑप्शन है संदिग्ध कीजिए। क्यों? क्योंकि विद्यालय खुला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों आप ई वाला उत्तर कीजिए, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया ना? आगे बढ़िए। कह रहा निम्न लिखित में से बहुवचन शब्द है, कौन सा बहुवचन है दोस्तों? पुनः दोस्तों आ जाइए, एक तरफ दोस्तों आप एक वचन लिख लीजिए, एक तरफ दोस्तों आप बहुवचन कर लीजिए, एक वचन और बहुवचन, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। अब दोस्तों जैसे रुपया शब्द है, ठीक है, तो रुपया शब्द दोस्तों एक वचन होता है, रुपया, तभी तो रुपया का रुपये कर देते हैं आप लोग, ठीक है। सिपाही भी दोस्तों एक वचन होता है, ठीक है, सिपाही हो या सैनिक हो, दोनों दोस्तों एक वचन होता है। मैंने आपको समझाया था कि सिपाही और सेना, सेना भी दोस्तों आपको समझाया था कि एक वचन लिखेगा। मैंने जनता समझाया था एक वचन लिखेगा। मैंने ईश्वर समझाया था एक वचन लिखिएगा ना, ये सब एक वचन में आएगा, ठीक है। टोली समझाया था दोस्तों एक वचन लिखिएगा, ये सब एक वचन में आएगा। माला भी दोस्तों एक वचन होता, माला का तो दोस्तों क्या हो जाता, मालाएं हो जाता, ठीक है, मालाएं, ठीक है। इसी तरह से सिपाही का सिपाहियों हो जाता, सिपाहियों, ठीक है, सभी सिपाहियों को बुलाया गया, ठीक है, सिपाहियों हो जाता। पिता, जितना भी रिश्ता होता सब एक वचन होता, पिता, दादा, मामा, नाना, नानी, इनका बहुवचन बनता ही नहीं। सिर्फ माता, भाई, बहन, ये तीन लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी का बहुवचन नहीं। भाई का भाई हो, बहन का बहन हो, माता का माताओं, माताएं, ठीक है, ये कर लें। पिता का पिताओं, दादा का दादाओं, काकाओं, काकियों, क्या कहेंगे बताइए, चाचाओं, चाचियों, नहीं, ठीक है। दर्शन शब्द दोस्तों क्या है, यह सदैव बहुवचन में आता है, तो याद रखेंगे यहां ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका सही जवाब होगा। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत लफड़ेबाज सवाल है, ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिए। करा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहां अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखिए अगर मामला लोगों का हो, ठीक है, तो लोगों ने, ठीक है, तब तो दोस्तों उस आधार पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। लेकिन यहां दोस्तों अगर मामला को है, ठीक है, तो यहां जो लिखा है दोस्तों डाकुओं को भगाया, ठीक है, डाकुओं को, उस आधार पे मामला कर्म कारक, तो भैया कर्ता कारक कर्म कारक दोनों हो सकता है। कर्ण कारक दिया नहीं, शोरगुल करके भगाया, इससे कोई मतलब नहीं, बाकी भी नहीं, तो यहां दोस्तों आप क्या करेंगे, कर्म कारक कीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। या कर्ता कारक, भाई हम कह, जब अंडरलाइन नहीं है हम क्यों कह दे कि आप कर्म कारक ही कीजिए, क्या कर्ता कारक नहीं हो सकता? अगर लोगों पे ध्यान देंगे तो कर्ता कारक हो सकता, तो दोनों उत्तर सही कीजिए। लीजिए उन्नत जो शब्द दिया दोस्तों, इसमें उपसर्ग ढूंढिए। आपको पता है कि उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों, शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, शब्द के प्रारंभ में यह लगता है, ठीक है। अब बच्चा सोचेगा कि सर उन्नत शब्द लिखा है, क्या लिखा है, उन्नत शब्द लिखा है, तो उन्नत में हमेशा बच्चे का दिमाग करेगा कि सर उन कर ले, ठीक है, उन धन नत कर ले, उन धन नत कर ले, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां उन नहीं होता है, उन की जगह क्या होता है दोस्तों, उत होता है। क्या होता है, उत धन नत होता है, ये होता है दोस्तों जवाब। तो यहां उन वाला तो बिल्कुल भी गलत है, और उत में भी दोस्तों कौन सा, जहां त पे हलंत लगा है, उत धन नत होता है, यही त दोस्तों अपने पंचमा अक्षर में चला जाता है, पांचवा अक्षर बन जाता है, ठीक है, तो उन्नत बन जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, हो सकता है कि परीक्षा में आप गलत करें। करा, किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है, बाप रे बाप, यहां तो एक अपना दिमाग खराब करके रखा था, करा दोनों नहीं है वो बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पे नीचे से पढ़ते हैं, अंतःकरणी। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो एक शब्द आएगा अंतः, अंतः शब्द उपसर्ग हो जाता है, कर्ण शब्द दोस्तों मूल शब्द आ जाता है, ठीक है, ऐसे लिखिए, अंतः यहां हो गया, कर्ण दोस्तों मूल शब्द आ जाता है, और इसमें दोस्तों ई है दोस्तों प्रत्यय आ जाता है, तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों आ गया। दुस्साहसी में दोस्तों दुह क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। साहस दोस्तों मूल शब्द आ जाता है, और इसमें दोस्तों इक जो है ये प्रत्यय आ जाता है। अत्याचारी में दोस्तों अति शब्द आ जाता है, ये उपसर्ग हो जाता है। अति धन आचार, आचार, और इसमें बड़ी ई दोस्तों प्रत्यय हो जाता है। अनियमित में दोस्तों अ जो है ये उपसर्ग आ जाता है। नियम दोस्तों मूल शब्द आ जाता है, और यहां पर इत दोस्तों प्रत्यय आ जाता है। मानवता एक ऐसा शब्द है जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव धनता, यहां सिर्फ दोस्तों प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। और आपसे पूछा था कि वे शब्द ढूंढिए जो उपसर्ग प्रत्यय जहां नहीं हो, तो पहले वाले में, बाकी में है तो क्यों है, मैंने आपको निकाल करके तोड़ के बता दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ रहे हैं। एक बार में 4 सवाल आपको अटेंड कराया, परीक्षा में 4 अलग अलग तरीके से दोस्तों पूछा जाता है। मैंने कहा बच्चों का फायदा करा ही रहे हैं तो ढंग से कराएं। करा, नीचे दिए गए वाक्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर, शिक्षा हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा हमें सही और गलत में फर्क सिखाती है। बिना शिक्षा के प्रगति संभव नहीं है, इसलिए हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जब आप इसको सेट करेंगे तो बताइए क्या करेंगे, एक एक करके देखिए। मान लीजिए चौथा नंबर आपने चूज किया, 3 नंबर, तो 3 नंबर करा, बिना शिक्षा के प्रगति संभव नहीं है, शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है।
यहां से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बिना शिक्षा, ठीक है, यहां से सेंटेंस शुरू करना ठीक नहीं है, यहां भी ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा दे दिया एक के बाद तीन, करा शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिना शिक्षा के प्रगति संभव नहीं है, शिक्षा हमें करती है, ये भी नहीं। सबसे बढ़िया जैसे लिखा वैसे रहने दीजिए, 1 2 3 4 सही तो लिखा है कि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर उसका गुण बताया जा रहा है कि शिक्षा हमें सही गलत का फर्क बताती है, फिर बताया जा रहा है कि अगर शिक्षा नहीं होती तो क्या होता, फिर बताया रहा है इसलिए शिक्षा जो है सभी के लिए, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह से 1 2 3 4 एकदम परफेक्ट जवाब है। यहां पर दोस्तों एक गद्यांश दिख रहा है और सामने आपको यहां पे कुछ सवाल दिखे हैं। मैंने आपको तरीका भी समझाया है कि पहले आप सवाल लीजिए, पहले सवाल को पढ़िए फिर गद्यांश को पढ़िए। सवाल में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा गया, ये बताइए, ठीक है। करा है उन्होंने भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत किया, उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, केवल धार्मिक ग्रंथ लिखा, उन्होंने विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया, उन्होंने योग प्रचार किया, क्या सही है, ठीक है। सही कुछ भी हो सकता है, आइए देखते हैं। करा स्वामी विवेकानंद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, जिनके विचारों ने न केवल भारतीय समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की बल्कि उसे वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान भी दिलाया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन संस्कृति के मूलभूत तत्वों को आधुनिक युग के संदर्भ में व्याख्यायित किया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें साधना, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उनके भाषण ने सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को वैश्विक स्वीकृति दिलाई। विवेकानंद का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं था, उन्होंने भारतीय युवाओं को समाज के उत्थान के लिए आत्मनिर्भर बनने और कर्मयोग के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा आज भी भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको एक भी लाइन इससे मैच करता हुआ नहीं मिला, इसका मतलब आज का जो गद्यांश है भाव पर आधारित है। अब भाव से आपको अंतरात्मा से उत्तर टटोलना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, राजनीति की बात तो एकदम गलत है, राजनीति किया होता तो उन्होंने फिर चुनाव लड़े होते, फिर जो है अंतरिम सरकार का गठन किया होता, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बात तो एकदम गलत है। धार्मिक ग्रंथ दोस्तों बिल्कुल नहीं, दोस्तों धार्मिक पूजा पाठ में उनका रुचि था, लेकिन उन्होंने ग्रंथ दोस्तों एक कर्म योग, ज्ञान योग जो लिखा है किताब, ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं वो दोस्तों धार्मिक पुस्तकों पर नहीं है, वो आध्यात्म पर दोस्तों उन्होंने किताब लिखा है, तो यह भी बात गलत हो जाएगा। विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं दोस्तों, वो देसी परंपरा को भी दोस्तों अध्ययन करते, तो विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं। योग से इनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृत किया, यह आपका जवाब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ये भाव के आधार पर उत्तर निकालिए। इस तरह का गद्यांश अपने आप में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी सोच से परे सवाल भी होता है और जवाब भी होता है। ये जवाब आपको गद्यांश 5 बार पढ़ने पर भी नहीं मिलेगा, अंदर से भाव जागृत करना पड़ेगा। देखिए, करा स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया भाषण किस सिद्धांत पर आधारित था? सर्वधर्म समभाव। सोचिए 1893 में जब पूरी दुनिया में गोरे काले का भेद चल रहा था, उस समय दोस्तों इन्होंने सबको भाई भाई बना दिया। सर्वधर्म समभाव कहा, सभी धर्म दोस्तों, सभी धर्म में एक भाव। इन्होंने एक उदाहरण दिया था, जिस तरह से दुनिया की समस्त नदियां किसी न किसी रूप में जाकर सागर से मिल जाती है, उसी तरह दुनिया के समस्त धर्म ये जाकर कभी न कभी एक ही ईश्वर से मिल जाते हैं। ठीक है, ये ईश्वर के मिलने का मार्ग है अलग अलग। ये दोस्तों उनका भाषण में दोस्तों जो क्रीम पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, तो याद रखेगा यहां सर्वधर्म समभाव दोस्तों, ये इस सवाल के लिए क्या होगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को कौन सा आदर्श अपनाने की प्रेरणा दिया? ये तो सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान योग के बारे में नहीं, भक्ति योग नहीं, कर्म योग की बात किया। उत्तिष्ठ जागृत वरान्नि प्राप्य बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे तभी तो युवाओं के चहेते हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इनके जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों हम क्या मनाते हैं? हम युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसी दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक सवाल आप ये भी याद रखें, ठीक है। और आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति के किस
पहलू को आधुनिक युग के संदर्भ में व्याख्यायित किया है, बताना है। करा धार्मिक अनुष्ठान को, बिल्कुल नहीं। सनातन संस्कृति के मूलभूत तत्व को, विदेशी शिक्षा प्रणाली को, विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, सामाजिक संरचना। अब देख लीजिए, एक बार व्याख्यायित करने की बात यहां थी, करा भारतीय सनातन संस्कृति के मूलभूत तत्वों को दोस्तों इन्होंने व्याख्यायित किया है, तो यहां सामाजिक संरचना भी नहीं। यहां ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल, करा गद्यांश के अनुसार स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज किसके लिए प्रासंगिक है? केवल धार्मिक साधकों के लिए, राजनीति के लिए नहीं, औद्योगिक क्रांति, व्यापारी नहीं, भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों ये शिक्षाएं जो हैं ये प्रासंगिक हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हम युवाओं के लिए भी दोस्तों ये प्रासंगिक हैं, ठीक है, तो ये भी आप तथ्य याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर पढ़कर आपको ये बिलीव तो हो गया कि सर हिंदी का काम तो हो जाएगा, लेकिन सर जीएस का क्या करें? तो जीएस के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएस के लिए मैंने यहां पर क्लास बनाया हुआ है। कुल 45 लेक्चर में मैंने आपको इतिहास पढ़ाया। अगर आप प्लेलिस्ट जाकर देखते हैं ना, तो प्राचीन इतिहास से कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। केवल 45 लेक्चर आपने पढ़ा समय निकालकर, वही आधे घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो 20-22 घंटा, भाई आधे घंटे का लेक्चर है तो 45 घंटा को बांटेंगे तो 22.5 घंटा आएगा, मतलब 22-23 घंटे का लेक्चर है दोस्तों कंप्लीट। ये 22, मान लीजिए अधिकतम दोस्तों 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे अगर आपने समय खर्च कर दिया तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह 46 से दोस्तों 91 तक, ये तो और भी कम है, ठीक है, यानी 40 इधर हो गया और 5 45 लेक्चर दोस्तों यहां भी आ रहा है, 45 लेक्चर दोस्तों यहां भी आ रहा है, लगभग फिर 46 आ रहा है, ठीक है। 46 ये भी दोस्तों वही 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा फिर दोबारा समय देंगे तो आपका मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आगे आएंगे तो दोस्तों 92 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक, ठीक है, 150 नंबर तक है, यानी करीब दोस्तों 58 लेक्चर की बात हो रहा है। अब 58 का आधा कितना हो जाएगा, 25 2 27 27.5, यानी 28 घंटा अगर आप समय खर्च कर दो, 28 घंटा समय खर्च कर दो तो दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी 151 से लेकर 230 में पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया दोस्तों 80 लेक्चर में, ठीक है। 80 लेक्चर मतलब 40 घंटा अगर आपने खर्च किया तो पूरा संविधान का निचोड़ दोस्तों आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी, जी हां, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चली 231 से लेकर 330 तक, ठीक है, पूरे 100 लेक्चर में। 100 लेक्चर का मतलब 50 घंटा आपको खर्च करना पड़ेगा, तब दोस्तों आप पूरे विश्व का भूगोल समझ पाएंगे। भाई पूरे दुनिया का भूगोल, भौगोलिक दिशा समझना है ना, वो भारत का तो है नहीं, पूरे विश्व का भूगोल समझने के लिए 50 घंटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 50 घंटा। इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी अभी चल रही है, ये क्लास 331 नंबर से शुरू हुई थी और 411 नंबर तक आ गई है, यानी दोस्तों अभी तक इसमें 80 प्लस लेक्चर दोस्तों दिया जा चुका है। 40 प्लस आवर्स दोस्तों आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। अभी ये क्लास समाप्त नहीं हुआ है, क्लासेस चल रही हैं। अब इतना विधिवत दोस्तों मैंने जीएस पढ़ा दिया, फिर वही बार बार एक ही सवाल, जीएस कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें? भैया फ्री में तो पढ़ो ना। अब बाकी अगर फ्री में नहीं पढ़ना है, पेड क्लास में आना, उसकी अलग बात है। आप एक मौका दो हमारे पेड क्लास के लिए, मतलब ना मेरा जो सुपर सेलिंग बैच है ना, जो मेरा फेवरेट बैच है, पूरी जान न्यौछावर कर दिया दोस्तों अपने मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने के लिए। आधुनिक भारत का ऐसा इतिहास पढ़ा रहा हूं कि चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, आपको वैसा इतिहास पढ़ने को कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं मेरी याद नितिन सर जब जिस विषय पर काम करते हैं ना, फिर उसको मतलब बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। इतना कमाल का बैच है कि जिस भी बच्चे ने लिया होगा, जो पढ़ रहा होगा ना, उसको एहसास हो गया होगा कि सर गजब का बैच है, अब इससे बेहतरीन क्लास आपको मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। कभी आपके पास मौका हो तो आप डेमो देखकर देखो, आपको खुद ब खुद जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है, ये हमारा नया एप्लीकेशन है, यहाँ इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो है तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।